वेलकम बैक दोस्तों। कल हमने पढ़ लिया था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे। रैंडम वेरिएबल हो गया, डिस्क्रीट वेरिएबल हो गया, उसके बाद में मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन हो गया। इसके अंदर इसके एग्जांपल्स भी करवा दिए, क्वेश्चन भी करवा दिए थे। अब इसके बाद में कल बर्नौली वाला जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वो कर लिया था हम लोगों ने। इसके बाद में इसके आगे आता है अपने पास में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रेंच मैथमेटिशियन ने डिस्कवर किया ये। पिजेस्ट सिमन डेनिस पॉइजन ने 1837 में। पॉइजन वाले में ध्यान रखना है, पॉइजन वाले में क्या होता है, पी एक्स बराबर एक्स। एक बार इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। पी एक्स बराबर एक्स बराबर e की पावर माइनस एम की पावर एक्स अपॉन का फैक्टोरियल एक्स, जहाँ एक्स की वैल्यू है 0 1 2 अप टू n तक। अदरवाइज ये रहेगा 0। क्यों रहेगा, ये इंटीजर्स पे तो ये वैल्यू देगा e की पावर माइनस एम की पावर एक्स अपॉन का फैक्टोरियल एक्स। बाकी जो नॉन इंटीजर्स है उन पे क्या रहेगा, ये 0 रहेगा। अब यहां पे बोल रहा है ये p, ये किस लिए यूज किया जाता है, इफ द नंबर ऑफ ट्रायल्स n इज वेरी लार्ज। जब ट्रायल जो किए जाते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी स्मॉल, मतलब जो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है वो तो लगी है 0.001, ऐसे मान के चलो एक बार। और जो ट्रायल्स है वो करवा रहा है मेरे से 10,000 ट्रायल करवा रहा है, उसके अंदर ये बोल रहा है वो। तो उस सिचुएशन में मेरे को क्या मिलता है, किसका यूज करना है, एन पी बराबर एम। ये तो इससे तो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं बर्नौली वाले से जाऊंगा। तो इस सिचुएशन में मेरे को यूज करना होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे एम क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन 0। इसके बाद में ई का वैल्यू सबको पता है कितना होता है, 2.71828। या इसका एक्सपेंशन कैसे लिखते हैं, 1 प्लस का 1 अपॉन का फैक्टोरियल 1 प्लस 2 अपॉन का फैक्टोरियल 2 3 अपॉन का फैक्टोरियल 3 अप टू इनफाइनाइट। पी एक्स बराबर 0 हो जाए तो ई की पावर माइनस एम की पावर 0 अपॉन का फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये आ जाएगा मेरे पास में m की पावर 0 भी 1, तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस एम। पी एक्स बराबर 1 पे e की पावर माइनस एम की पावर 1 अपॉन का फैक्टोरियल 1, ये हो जाएगा। अब ये बोल रहा है, इसके एग्जांपल्स दे रहा है, द नंबर ऑफ ब्लाइंड्स बोर्न इन ए टाउन इन ए पर्टिकुलर ईयर। अगर मैं किसी कस्बे की बात करूँ, किस टाउन की बात करें और उसमें बात करना चाहिए कि कितने ब्लाइंड बच्चे पैदा हुए, तो वो कितने मिलेंगे, एक या दो भी नहीं मिलेगा मुश्किल से। तो ये यहाँ पे पॉइजन काम करता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर ऑफ मिस्टेक्स कमिटेड इन ए टाइप पेज, अगर कोई टाइप पेज है तो उसमें मिस्टेक कम से कम मिलेगी। द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग वेरी हाई मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट। जैसे मान लो EMRS का एग्जाम है, EMRS के एग्जाम में 10,000 स्टूडेंट ने अपियर किया, तो 120 का है ये। 120 से मेरे को अगर मैं देखना चाहूँ तो 110 से 120 की रेंज में बहुत ही कम मिलेंगे। 120 से 120 वाला तो बहुत रेयर है, मुश्किल है, मतलब ये तो मिल जाए तो एक मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। लेकिन 110 से 120 के बीच में रेयर मिलेगा। इसके नीचे आते हैं 100 से 110 के बीच में ज्यादा मिल जाएंगे थोड़े। लेकिन जैसे ही मैं नीचे आता हूँ 90 से 100 के बीच में तो बहुत मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद में जैसे डाउन आएंगे 80 से 90 पे आएंगे तो गुच्छा बन जाएगा कि कंटिन्यू चल रहा है। और ये मेरिट यहाँ के आसपास बिलोंग कर जाती है, जहाँ पे ज्यादा गुच्छा हो जाता है वहीं पे मेरिट बिलोंग कर जाती है। तो ये सब फाइंड आउट करने के लिए जो 110 से 120 वाला क्राइटेरिया, उसके लिए कौन सा यूज करना है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। द नंबर ऑफ प्लेन एक्सीडेंट इन ए पर्टिकुलर वीक, जो एयरक्राफ्ट होता है, एयरक्राफ्ट कितने एक्सीडेंट होते हैं डेली की, कम से कम भी अगर एक एयरपोर्ट से
अगर मैं दिल्ली एयरपोर्ट से मानूं या हैदराबाद एयरपोर्ट से मानूं तो हर 3 सेकंड में एक फ्लाइट उठ जाती है वहां पे, 3 सेकंड या 2 सेकंड में। तो देख लो कितनी फ्लाइट उड़ रही है, उनमें से क्रैश कितनी होती है, एक भी नहीं होती। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या है, बहुत लेस चांस है। तो इसको क्या बोलते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। द नंबर ऑफ डिफेक्टिव स्क्रूज इन ए बॉक्स ऑफ 100 की जगह अगर मैं 1000 लूंगा तो और भी बढ़िया पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल बन जाएगा। नंबर ऑफ सुसाइड्स रिपोर्टेड इन ए पर्टिकुलर डे में बात करना चाहें तो किसी दिन तो 0 भी आ सकता है, रेयर चांस में 1 आएगा किसी न किसी दिन। तो ये किसके एग्जांपल है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के। उसके बाद में आता है करेक्ट कंडीशन। क्या है इसके अंदर, ट्रायल्स क्या होने चाहिए, वेरी लार्ज एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट। टेंड्स टू है ये, ना कि इनफाइनाइट है। एंड इनफाइनाइट की तरफ अग्रसर हो रहा है, ये टेंड्स टू बोलते हैं इसको। जैसे लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट ये बोलते हैं, तो ये इनफाइनाइट की तरफ नहीं जा रहा। x² -1 x -1 ये लिख दिया मैंने, तो इसका वैल्यू क्या इनफाइनाइट निकलेगा क्या, x + 1 x -1 अपॉन x -1 काट दिया, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। लेकिन यही मैं लिख देता यहाँ पे 1 x -1, तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ रही क्या, नहीं आ रही, ये 0 की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हमने, इनफाइनाइट की तरफ x अग्रसर हो रहा है, तो वेरी लार्ज। दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p फॉर इस ट्रायल इज वेरी स्मॉल। n तो जाएगा इनफाइनाइट की तरफ, p जाएगा 0 की तरफ, ये कंडीशन है इसकी। np बराबर m इज फाइनाइट इफ m इज ग्रेटर देन 0। np बराबर क्या होगा, m होगा। np क्या है अपना, मीन। वेरिएंस के किससे दिखाते हैं, npq से। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, √npq, ये कल पढ़ा था। अब इसके बाद में इसकी करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि विशेषताएं क्या क्या है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ए डिस्ट्रीब्यूशन लाइक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वेयर द रैंडम, इस पे भी रैंडम वेरिएबल यूज होता है। और ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। द वैल्यू ऑफ p एंड q इट इज अप्लाइड इन सिचुएशन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ p की क्या रहेगी, लेस रहेगी, मतलब वेरी स्मॉल। अगर p वेरी स्मॉल है तो q क्या रहेगा, हाई रहेगा, ऑलमोस्ट 1 के आसपास रहेगा। उसके बाद में पैरामीटर, m इज नोन, ऑल द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी असेंटेड। ये क्या बोल रहा है, पैरामीटर क्या है यहाँ पे, m, इसकी बात कर रहा है। वैल्यू ऑफ कंस्टेंट, मीन बराबर m बराबर वेरिएंस, तो ये हमने बात करी ली, मीन क्या रहेगा, m रहेगा। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो जाएगा, √m, और जो अपना वेरिएंस है, वेरिएंस क्या हो जाएगा, mq। उसके बाद में आ गया अपने पास में एडिटिव x + y, तो मैं किससे दिखा रहा हूँ, m से दिखा रहा हूँ, तो m1 + m2 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में यही वो लार्ज की बात कर रहा है। उसके बाद में द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ एनी इवेंट डज नॉट इन्फ्लुएंस द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ एनी अदर। एक इवेंट के होने या नहीं होने का किसी दूसरे पे ये इफेक्ट नहीं डालता है। फिर बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर ए शॉर्ट टाइम इंटरवल और ए स्मॉल रीजन ऑफ स्पेस इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ इंटरवल। लेंथ ऑफ इंटरवल पर डिपेंड करता है कि सक्सेस कितनी ज्यादा रहेगी या कम रहेगी। अगर बहुत बड़ा इंटरवल है तो सक्सेस होने की संभावना बहुत कम रहेगी, लेकिन कम इंटरवल है तो सक्सेस होने की संभावना ज्यादा रहेगी। अब एग्जाम्पल पे आते हैं। सपोज ऑन एन एवरेज 1 हाउस इन 1000 इन ए सर्टेन डिस्ट्रिक्ट हैज ए फायर ड्यूरिंग ए ईयर। ये आग की बात कर रहा है, एक घर में आग लगी है। इफ देर आर 2000 houses in that district, what is the probability that exactly 5 houses will have a fire during the year? तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, 2000 हाउस दे दिए उसने। ये बोल रहा है 1000 में से एक घर में आग लगती है एक साल में, ये बात कर रहा है।
फिर पूछ रहा है मेरे से 2000 घर दे दिए उसने एक टाउन में, और 5 में आग लगने की प्रोबेबिलिटी मेरे से पूछ रहा है कि 5 एग्जैक्टली 5 हाउस में आग लग सकती है। तो इसके लिए मेरे पास में क्या है, सबसे पहले अगर मैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो ये एग्जांपल उसी का लग रहा है, इसी में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होगा यहाँ पे 1000 पे 1 है, तो n तो किसकी तरफ होना चाहिए, इनफाइनाइट की तरफ, p किसकी तरफ होना चाहिए, 0 की तरफ। तो यहाँ पे देखो ये तो हो गया 1000, n तो वेरी लार्ज हो गया, और ये हो गया 1, 1000 में से 1, तो ये हो गया वेरी लेस, अपनी कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। फिर उसके बाद में बोल रहा है 2000 का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन किस में काम आता है, पॉइजन प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने में। अब इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे मीन x बराबर एन पी, ये जानते हैं n बराबर यहाँ पे है 2000, तो p एन पी से p बराबर क्या जाएगा, एन पी से p, एंड p बराबर क्या दे रखा है 1000, m बराबर तो क्या निकल गया 2, क्योंकि इसका इससे कंपैरिजन करवा रहा है ना, ये इसका इससे कंपैरिजन करवा रहा है, तो m बराबर क्या आ गया 2 आ गया यहाँ पे, p x बराबर 5, ये देखो m की वैल्यू आ गई। अब कितने एग्जैक्टली 5 घर के लिए पूछ रहा है, तो किसके लिए निकालना है 5 के लिए, तो e की पावर माइनस m 2 और 2 की पावर x अपॉन का फैक्टोरियल x, ये आ गया। अब e की पावर माइनस 2 और x की वैल्यू 2 की पावर 5 अपॉन का फैक्टोरियल 5। अब यहाँ पे देखो e की पावर माइनस 2 की वैल्यू दे रखी है इसने, तो यहाँ पे 0.13534 इंटू 2 की पावर 5 32 अपॉन का फैक्टोरियल 5 120, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 0.036, ये प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी इसकी। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये देख लेना कि e की वैल्यू हमेशा देगा, या तो मोस्ट ऑफ टाइम e की वैल्यू देगा e की पावर माइनस 2 की, या फिर e की पावर माइनस 1 की वैल्यू अपने को याद होनी चाहिए। दूसरी चीज है इसके अंदर जो ये देगा कि वेरी लार्ज देगा, तो सबसे ज्यादा अगर इसी की वैल्यू पता है तो सबसे ज्यादा चांस है कि -1 ये 1 पे ही काम करेगा। दूसरी चीज, अगर सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन क्या है इसका, अगर e की पावर -2 दे दिया ब्रैकेट में x की वैल्यू दे दिया, तो अपने को कुछ नहीं देखना है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगा देना है, क्योंकि e की पावर की कहाँ बात होती है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, और कहीं बात होती नहीं, कोई सी डिस्ट्रीब्यूशन में अपने बात नहीं होती इसके बारे में। अब ये बोल रहा है इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एग्जाम में, 3p x बराबर 2 बराबर p x बराबर 4, ये है। अब इसके अंदर आपको पता नहीं लगेगा कि ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, और फाइंड m की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा है, फाइंड द पैरामीटर m, तो m की बात किस में होती है, केवल और केवल किस में होती है, पॉइजन में होती है। तो पॉइजन में होती है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 e की पावर x माइनस m तो फाइंड आउट करना है मेरे को, m स्क्वायर, क्योंकि ये होता है ना अपने पास में e की पावर माइनस m की पावर x अपॉन का फैक्टोरियल x, ये होता है अपने पास में प्रोबेबिलिटी अपॉन का फैक्टोरियल x की वैल्यू कितनी है 2 बराबर e की पावर माइनस m की पावर 4 अपॉन का फैक्टोरियल 4। अब इसमें ना इसको e की पावर माइनस m की वैल्यू देनी पड़ी, ना कुछ देना पड़ा, लेकिन क्वेश्चन भी किसका हो गया, पॉइजन का हो गया। तो ये e की पावर m से e की पावर m कैंसिल आउट, m स्क्वायर से ये m स्क्वायर बच गया, फैक्टोरियल 2 से इसकी वैल्यू कितनी थी 24, तो ये कितना बच गया 12। मल्टीप्लाई करता हूँ, m स्क्वायर बराबर 36, देन m बराबर प्लस माइनस 6, तो m की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 6 आ गई। इसके बाद में थर्ड है, इफ 2% ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए सर्टेन कंपनी आर डिफेक्टिव, अगर कोई कंपनी बल्ब बना रही है, कोई सामान बना रही है, तो उसमें डिफेक्टिव होने के चांस कितने होते हैं, बहुत कम होते हैं। फिर बोल रहा है ये 200 बल्ब्स है, उसमें से लेस देन 2 बल्ब्स की बात कर रहा है, एक तो दे दिया इसने लेस देन 2,
लेस देन 2 का मतलब क्या है, यहाँ पे मीनिंग क्या है, या तो 0 या 1। दूसरा मोर देन 3 बल्ब्स, तो ये मोर देन 3, तो 3 ग्रेटर देन। इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, जो 2 तक का है उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 1 में से। तो यहाँ पे कितना कर रहा है ये, 2 पे 100, p की वैल्यू आ गई 0.02। यहाँ पे क्या है 100 है, तो n तो क्या होना चाहिए, वेरी लार्ज, तो ये तो लार्ज है, और ये क्या होना चाहिए, वेरी स्मॉल, तो ये वेरी स्मॉल। अब किस पे बात कर रहा है ये, n बराबर 200 पे बात कर रहा है, तो 200 पे क्या हो जाएगा अपने पास में, m बराबर 2, p की वैल्यू कितनी है, np होता है 0.02, तो कितना हो गया 4। अब 4 पे बात करते हैं, और इसने वैल्यू दे भी रखी है e⁻⁻4, अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो अपने को हिंट मिल रहा है यहाँ पे। अब p x बराबर e⁻⁻m m⁻x अपॉन का फैक्टोरियल x, तो इसका वैल्यू रखेंगे e⁻⁴ 4x अपॉन का फैक्टोरियल x, ये आ जाएगा। अब बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 2 बल्ब्स आर डिफेक्टिव, दो कम से कम 2 बल्ब लेस देन, तो 1 0 और 1 पे बात करेंगे यहाँ पे, तो e⁻⁻4, इसको ऐसे लिखेंगे px लेस देन 2 बराबर px बराबर 0 प्लस px बराबर 1, ये आ जाएगा मेरे पास में। उसके बाद में ये बोल रहा है इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, e⁻⁻4 0 की पावर 4 ना 4 की पावर 0 उल्टा लिख दिया, अपॉन का फैक्टोरियल 0 प्लस e⁻⁻4 4 की पावर 1 अपॉन का फैक्टोरियल 1, ये आ गया। पहले वाले में क्या हुआ, ये दोनों एक एक हो गए, e⁻⁻4 प्लस e⁻⁻4 इंटू 4, ये बच गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 5 e⁻⁻4 हो गया, 5 इंटू, ये वैल्यू भी दे सकता है, इस तरीके का ऑप्शन भी वो दे सकता है, 0.83 मल्टीप्लाई किया तो ये 0.0915, ये आ गया। इसके बाद में है मोर देन 3 डिफेक्टिव बल्ब्स, मोर देन 3, तो 200 है, तो मैं अगर इस तरीके से चलूंगा मोर देन 3 के लिए p x ग्रेटर देन 3, तो मैं जैसे मान लो 4 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, 7 लिखा, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, 1 माइनस का p x लेस देन इक्वल टू 3, तो इसके लिए अपने लिए आसान हो जाएगा सारा कैलकुलेशन। 1 माइनस का p x बराबर 0, p x बराबर 1, p x बराबर 2, p x बराबर 3, ये हो जाएगा। अब इसमें वही वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू रखेंगे और ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास में। अब इसका फिटिंग देख लेते हैं, जो फिटिंग करेक्टरिस्टिक है इसमें वो देख लेते हैं। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द मीन, मीन m की वैल्यू फाइंड आउट किससे होगी, np से। द वैल्यू ऑफ e⁻⁻m इज ऑब्टेन्ड, ये टेबल से प्राप्त होगी। इसके बाद में बाय यूजिंग द फॉर्मूला e⁻⁻m m की पावर x अपॉन का फैक्टोरियल x, ये फॉर्मूला है, ये याद रख लेना इसका फॉर्मूला। डायरेक्ट मोस्ट ऑफ टाइम या तो फॉर्मूला पूछेगा या जो सेकंड नंबर वाला एग्जांपल था उस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। अब इसके बाद में फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, ये f0 बराबर n इंटू p0, ये होता है। p0 की वैल्यू किससे निकलेगी, e⁻⁻m से। p0 की वैल्यू इसमें रखते जाएंगे, n की वैल्यू रखते जाएंगे, तो ये f0 आ जाएगा। फिर f अदर फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करना पड़ेगा, f(x + 1) बराबर m अपॉन का x + 1 f(x), जहाँ x की वैल्यू 0, 1, 2 अप टू, कहाँ चला गया, अप टू n तक रहेगी ये बोल रहा है। ये देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। टेबल दे दी इसने, नंबर ऑफ मिस्टेक्स पर पेज, 0 मिस्टेक 211 में, फिर 1 मिस्टेक 90 में, 2 90 में, 3 5 में और लास्ट में 4 मिस्टेक 0 में निकली है।
तो इसमें क्या कर रहा है, पहले सिग्मा एफ एक्स अपॉन का एन, जिससे अपने को एक्स बार बराबर एम की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अगर ऐसी वाले टेबल ले दे तो इस तरीके से मीन निकालना है। मीन निकालते मेरे पास में एम की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ एम की वैल्यू कितनी मिली, 0.44 और 44 मिल गया। तो ई की फिर क्या चाहिए मेरे को, ई की पावर 0.44 इसकी वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू दे रहा है टेबल चाहिए 0.6440। उसके बाद में पी एक्स बराबर 0, पी 0 बराबर ई की पावर माइनस 0.44, 44 की पावर 0 फैक्टोरियल 0, ये आ गया। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा नहीं, ये बहुत लेंथी हो जाता है और एग्जामिनर भी नहीं देता, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन सारी देनी पड़ती है और सब चीज़ का पता लग जाता है बंदे को कि कौन सा यूज करना है। अगर उसको थोड़ा सा भी आइडिया है इस तरीके के क्वेश्चन का तो वो बहुत इजीली इसको सोल्व कर देगा। तो इससे क्या आ गया वैल्यू 0.6440, ये आ गया। अब F0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एन पी 0, एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये देखो 325 इंटू 0.644, ये आ जाएगा मेरे पास में 209.43। इसके बाद में आते हैं नीचे अदर फ्रीक्वेंसीज पे, तो फाइंड आउट करनी है एफ एक्स प्लस 1 बराबर एम अपॉन का एक्स प्लस 1 एफ एक्स, ये आएगा। अब m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0.44, x की वैल्यू मैं अगर 1 के लिए फाइंड आउट करूंगा तो x की वैल्यू तो 0 लेनी पड़ेगी, तो 1 इंटू एफ 0 209.43, तो ये आ गया 92.15। F2 के लिए यहाँ पे 1 प्लस 1, तो यहाँ 2 आ जाएगा और ये F1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे F1 रख देगा। फिर F3 के लिए यहाँ पे 2 प्लस 1 और ये F2, ये आ गया। फिर F4 0.33। तो जैसे मान लो पहले वाले में ज्यादा थे तो पहले वाले की ज्यादा आई फ्रीक्वेंसी, दूसरे वाले में कम थे कम आई, ऐसे घटती जा रही है। इस तरीके से है ये। फिर इसके एक्सपेक्टेड वैल्यूज लिख देगा राउंड ऑफ करके। ये भी इसमें भी ऐसे ही किया है, सिग्मा एफ एक्स निकाल दिया, इसके अंदर वेरिएंस भी पूछ रहा है। अब ये देखो, ये इस टाइप वाले क्वेश्चन है ना, इनसे आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पूछेगा, लेकिन मीन और वेरिएंस जरूर पूछ सकता है इनसे। तो मीन के लिए क्या करना पड़ेगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन का एन, और वेरिएंस के लिए सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन का एन माइनस सिग्मा एफ एक्स अपॉन का एन का स्क्वायर, ये वाला यूज करना है। यही टेबल है, इससे दोनों निकलवा सकता है ये देखो। इसमें क्या किया, पहले सिग्मा एफ एक्स अपॉन का एन, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी करी 122, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी रख रहा है यहाँ पे 122, और एन की वैल्यू 200, सिग्मा एफ एक्स अपॉन का एन, तो कितना आ गया यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स अपॉन का एन बराबर 122/200, तो इससे वैल्यू आ गई 0.61। ठीक है। उसके बाद में मेरे को पूछ रहा है, ये मीन तो मिल गया मेरे को, मीन तो क्या हो गया 0.61, वेरिएंस पूछ रहा है, तो वेरिएंस के लिए एफ आई एक्स आई स्क्वायर, तो पहले एक्स आई का स्क्वायर करो, ये 0 1 4 9 16, फिर इसको एफ से मल्टीप्लाई करो, 0 को 109 से करेंगे तो 0, 1 को 65 से किया 65, 4 इंटू 22 88, 9 इंटू 3 27, और 16 इंटू 1 16 आ गए। फिर इसका सम किया 196, तो समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन का एन माइनस का समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन का एन का स्क्वायर, या लिख सकता हूं मैं समीशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर अपॉन का एन माइनस का, यहाँ आ जाएगा एक्स बार का स्क्वायर, ये वेरिएंस आ जाएगा। तो इसके लिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई, समीशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर का 196 अपॉन का 200 माइनस इसकी वैल्यू कितनी मिली थी मेरे को 0.61 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 200 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये मिल जाएगा मेरे पास में 9,
8 0.98 माइनस इसका स्क्वायर निकालते हैं तो इसका आएगा, अगर मैं 0.6 का लेना चाहूँ तो 0.36, ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, 0.36 आ जाएगा। तो 36 में से इसमें से घटाएंगे तो 0.62, मतलब यही आ जाएगा, 61 के आसपास ही आ जाएगा। ये भी अगर 61 से लेके चलेंगे आप कैलकुलेट करोगे तो ये पूरा कंप्लीट 0.61 के बराबर आ जाएगा। तो मीन और वेरिएंस दोनों बराबर आ जाएंगे। अब इसके बाद में देख लो 30 नंबर वाला एग्जांपल देख लो। ये बोल रहा है 100 कार रेडियोज आर इंस्पेक्टेड एज दे कम ऑफ द प्रोडक्शन लाइन एंड नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर सेट इज रिकॉर्डेड बिलो। 100 कार का इंस्पेक्शन किया गया और जो रेडियो लगा हुआ है उनमें आजकल तो जो ये एंड्रॉयड डिस्प्ले आने लग गया, लेकिन पहले रेडियो आता था तो रेडियो के अंदर इनका इंस्पेक्शन किया गया कि कितनी खराब है। तो जीरो जीरो कितने 79 में 0, फिर 18 में 1 मिला, 2 में 2, 1 में 3 मिले 1 में, 0 मिले 79 में, 1 मिला 18 में 1 मिला है, 2 मिले 2 में, 3 मिला 1 में, मतलब 3 गाड़ी में 1 खराब मिला, 4 किसी में नहीं। तो यहाँ पे क्या करेगा, क्या निकाल रहा है यहाँ पे, पीटे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, सबसे पहले मीन की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मीन बराबर एम बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन का ये करना पड़ेगा। तो ये 25/100 0.25। इसके बाद में e की पावर माइनस एम की वैल्यू होनी चाहिए मेरे पास में। तो e की पावर माइनस किससे निकालेंगे, टेबल से, 0.778। उसके बाद में ये लिख देंगे पी एक्स बराबर e की पावर माइनस एम की पावर एक्स अपॉन का फैक्टोरियल एक्स। पी 0 बराबर e की पावर माइनस 0.25 की पावर 0 अपॉन का फैक्टोरियल 0 779। अब फ्रीक्वेंसीज के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले f0 n इंटू p0। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 100, p0 की वैल्यू कितनी है 0.779 है अपने पास में, तो 0.779, तो ये आ जाएगा 779। फिर fx+1 के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला m अपॉन का x+1 एफ एक्स, ये लिखेंगे। x की वैल्यू 1 पे निकालनी है, f1 निकालना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, ये भी 0। m की वैल्यू ये आ जाएगी जो हमने मीन निकाला, मीन कितना निकाला 0.25, तो ये 0.25 ये आ जाएगी। इसमें वैल्यू पुट करते जाओ, इसकी वैल्यू निकालते जाओ, फाइंड आउट करते जाओ। हाँ, इसमें ये पूछ सकता है कि आपसे सीधा डायरेक्ट पूछ सकता है कि f0 की वैल्यू, p0 की वैल्यू क्या होगी, f0 की वैल्यू क्या होगी, ये इतना क्वेश्चन पूछ सकता है। ये पूरा तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद में ये देखो, एक इसका आंसर फाइंड आउट करने का तरीका है कि इसका सम फ्रीक्वेंसी का और इसका सम दोनों का सेम रहता है। जैसे मान लो आपने दो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर ली, 78 और 20। अब आगे का कैलकुलेशन भी टफ है, आपको निकालना भी नहीं है, लेकिन एग्जाम में टाइम भी सेव करना है। तो इसके लिए दोनों को ऐड करो और दो बच रहे तो देखो दोनों में दो के कौन से में बच रहा है, तो उस तरीके से कर लो। उसके बाद में बोल रहा है अज्यूमिंग डेट 1 in 80 ब्रेथ्स इन ए केस ऑफ ट्विंस होते हैं 80 में से एक। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और more set of twins on a day when 30 birth occurs. Compare the result obtained by binomial and Poisson. ये दोनों से हो सकता है। बाइनोमियल में 30 तक अपन कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। उसके बाद में पॉइजन में तो करेगा ही। तो बाइनोमियल के लिए p बराबर एक दिन में 80 कर रहा है, तो 0.0125। p की वैल्यू क्या है, लेस देन 1, वेरी स्मॉल आई है। और Q बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास में 0.9875। n बराबर क्या है 30। तो बाइनोमियल के लिए क्या है px
एक्स बराबर आर, अपन क्या लिख रहे थे, एन सी आर, पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। एन की वैल्यू कितनी है 30, उसमें से पूछ रहा है कितना 2 और 3, मोर देन 2 और 3, तो मोर देन 2 और 3 से ज़्यादा पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, x बराबर 0, x बराबर 1, तो ये 2 और 3 से सारे ऊपर वाले आ जाएंगे मेरे पास में। तो n की वैल्यू 30, r की वैल्यू 0 1, p की वैल्यू 0 1, p की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर ली 0.0125, और r की वैल्यू है ही हमारे पास में, q की वैल्यू है ही, n की वैल्यू है ही, r की वैल्यू है ही, तो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखो ये यहाँ पे कर रखा, इसमें देखो 1 माइनस पी एक्स बराबर 0 प्लस पी एक्स बराबर 1, ये फिर उसके बाद में जो अपना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उससे सॉल्व कर दिया इसने, तो इससे वैल्यू ये आई है। अब उसके बाद में ये लगाता है पॉइजन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में ये लगाएगा, फॉर्मूला क्या है, e की पावर माइनस एम एक्स अपॉन का फैक्टोरियल एक्स। m के लिए क्या है np, तो np को मल्टीप्लाई करने पे 30 इंटू 0.0125 बराबर 0.375। अब ये देखो लेस देन पी एक्स लेस देन 2, तो किसके लिए बात कर रहा है ये, पी एक्स बराबर 0 प्लस पी एक्स बराबर 1, यही फाइंड आउट करवा रहा है। अब यही वैल्यू रखेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस m की वैल्यू 0.375, m की पावर x अपॉन का फैक्टोरियल x, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे e की पावर माइनस 0.375, 0.375 की पावर x की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन का फैक्टोरियल 0, ये दोनों क्या हो गए 1 हो गए, और ये इसमें से e की पावर 0.375, इसको भी सोल्व कर देते हैं साथ में, दोनों का साथ में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा e की पावर माइनस 0.375 और m की वैल्यू 1, 0.375 अपॉन का फैक्टोरियल 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास में, अगर मैं e की पावर 1 माइनस e की पावर 0.375 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस का 0.375 अपॉन का 1, तो ये आ जाएगा 1.375। अब यहाँ पे 0.375 की वैल्यू कितनी है, इसने कितनी ली है 0.6873 इंटू 1.375, तो ये आ गया मेरे पास में 0.55। कंपेरिजन करो दोनों से, क्या इससे आ रहा है 564 और इससे आ रहा है 0.055। इसके बाद में आ जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी इन्हीं की तरह है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट है, और किसमें कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल पे यूज होता है। किसने दिया ये दिया डिस्कवर्ड बाय डी मायोर। डी मायोर की थ्योरम भी है जो कॉम्प्लेक्स में चलती है, सिस थीटा वाली। डी मायोर की जो थ्योरम है सिस थीटा वाली, कोस थीटा प्लस का आयटा साइन थीटा, अगर ये रहेगा e की पावर आयटा एन थीटा, तो ये इससे ओपन हो जाता है। उसके बाद में लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, लेटर इट वाज अप्लाइड इन नेचुरल एंड सोशल साइंस बाय लाप्लास। जो लाप्लास का ट्रांसफॉर्म भी है, ये पीजी में चलता है लाप्लास वाला ट्रांसफॉर्मेशन। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो नोन एज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। इसका दूसरा नाम क्या है नॉर्मल का, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, इन एन ऑनर ऑफ कार्ल फ्रेडरिच गॉस। अब इसके बाद में क्या किस पे बात कर रहा है ये, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल आते ही मेरे को क्या मिल रहा है, इसने क्या हिंट दे दिया यहाँ पे कि एक इंटरवल की बात कर रहा है ये, कि कोई भी इंटरवल है ये इसकी बात कर रहा है। और फिर बोल रहा है फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन, मीन बराबर म्यू ले रहा है ये, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी ले रहा है सिग्मा। इसमें चाहिए म्यू मीन चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। इसके लिए इसका फॉर्मूला है एफ एक्स बराबर 1 अपॉन का सिग्मा √2 पाई ई की पावर माइनस का 1/2 एक्स माइनस का म्यू अपॉन सिग्मा का स्क्वायर। यहाँ पे ये सारे इनफाइनाइट रहेंगे। देखो
एक्स रहेगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, म्यू रहेगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और सिग्मा रहेगा ग्रेटर देन 0, ये रहेगा। ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना, फॉर्मूला पूछता है इसका डायरेक्ट, क्वेश्चन तो ज्यादा नहीं पूछता नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, लेकिन ये फॉर्मूला और कंडीशंस पूछ सकता है। इसके बाद में आता है अपने पास में, इसमें एक नोट लगा के बोल रहा है द मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन। मीन क्या है, म्यू, और स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है, सिग्मा। आर कॉल्ड, ये क्या है, दोनों पैरामीटर। तो ये पूछ सकता है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें पैरामीटर्स क्या है, तो म्यू एंड सिग्मा एंड एक्सट्रैक्ट बाई, ये दोनों अप्रोक्सीमेट होते हैं। उसके बाद में कंडीशन क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इज इंडिपेंडेंटली लार्ज एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट। दूसरा पूछ रहा है क्यू इज वेरी स्मॉल, पी नाइदर पी और नॉर क्यू इज, दोनों ही स्मॉल नहीं हो, मतलब दोनों बीच की रेंज के आगे। अगर जैसे मान लो पी की वैल्यू ज्यादा स्मॉल भी नहीं है ज्यादा बड़ी भी नहीं है, क्यू की वैल्यू भी बीच बीच में चल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। किससे कर लेंगे हम, अगर नंबर ऑफ ट्रायल स्मॉल है, कम है अपने पास में, तो किससे, बाइनोमियल लग जाएगा। अगर एन ट्रायल इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है और पी की वैल्यू बहुत कम है, ये बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा है, तो किस में जाएंगे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। लेकिन ये दोनों एन जा भी इनफाइनाइट की तरफ रहा है और पी और क्यू की वैल्यू भी बीच में है, तो उसके लिए है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी आल्सो ऑब्टेन्ड एज ए लिमिटिंग फॉर्म ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है e की पावर माइनस m की पावर x अपॉन का फैक्टोरियल x, अगर इसकी मैं लिमिट लगा दूं m टेंड टू इनफाइनाइट, तो ये मेरे को क्या मिल जाएगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये पूछ सकता है कि किस कंडीशन के लिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा, m टेंड्स टू इनफाइनाइट के लिए। फिर कंस्ट्रेंट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर मीन। जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं, मीन होता है, वेरिएंस होता है, वेरिएंस को किससे दिखा रहे हैं, सिग्मा स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। अब ये कर्व दिखा रहा है, कर्व क्या होता है, बेली शेप, और सिमेट्रिक होता है दोनों तरफ से। ये बेली शेप वाला होता है, सिमेट्रिक होता है। टू टेल्स ऑन द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ मीन एक्सटेंड द इन्फिनिटी। ये दोनों तरफ इन्फिनिटी चलता है, बस एक बीच में जहां म्यू होता है, म्यू क्या ले रहा है यहाँ पे, म्यू हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, मीन। ये देखो, अगर इसको ढंग से बनाना चाहेंगे ना, तो ये इस टाइप से बनता है, ये बनता है, ये इधर भी इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट की तरफ अगर सो हो रहा है। प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो इसका जो प्रॉपर्टीज है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो नॉर्मल कर्व बेली शेप में होता है, एक्स बराबर सिमेट्रिक म्यू के। मीन, मीडियन एंड मोड, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर कोइंसाइड, एक ही जगह होते हैं, सारे सेम होते हैं, मीन, मीडियन, मोड। अब वो पूछ ले कि ऊपर में दे दिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ए पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नंबर के लिए, तो वो उसने दे दिया मीन बराबर मोड, मीन ग्रेटर देन मोड, मीन लेस देन मोड, और नन ऑफ द दे दिया उसने। तो ये क्या रहेगा, पहला ही रहेगा। मीडियन वाला भी डाल सकता है ऐसे, या तीनों भी डाल सकता है। इट हैज ओनली वन मोड एट एक्स बराबर म्यू, एक ही मोड होता है इसका, इसको बोलते हैं यूनिमोडल। सिंस द कर्व इज सिमेट्रिक, स्क्यूनेस बराबर बीटा 1 बराबर 0। जो स्क्यूनेस देखा था हमने और कुर्तोसिस देखा था, वो बीटा 1 तो स्क्यूनेस तो 0 होता है, और बीटा 2 कुर्तोसिस होता है, वो कितना होता है, 3 होता है इसके लिए। दो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है वो क्या कहाँ पे है, म्यू प्लस माइनस सिग्मा पे। उसके बाद में मैक्सिमम ऑर्डिनेट अकर्स एट एक्स बराबर म्यू, इट्स वैल्यू इज 1 अपॉन का सिग्मा अंडर 2 पाई, मैक्सिमम वैल्यू। द एक्स एक्सिस इज एन एसिम्पटोट। ये देखो अनंत स्पर्शी की बात कर रहा है, तो अनंत स्पर्शी मतलब ये टच करती हुई जा रही है, तो ये किसके कर रही है, एक्स एक्सिस के,
तो एक्स एक्सिस इसकी क्या होगी, असिम्पटोट होगी। द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम मीडियन। फर्स्ट और थर्ड, ये फर्स्ट ये थर्ड, ये मीडियन से सेम डिस्टेंस पे होते हैं। इसके बाद में मीन डेविएशन अबाउट मीन इज, ये पूछता है 0.8 सिग्मा। क्वार्टियल डेविएशन, ये सारे इसके फिक्स है, रिजल्ट डायरेक्ट पूछ सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन में दे सकता है। इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएबल विद मीन म्यू1 एंड म्यू2 एंड वेरिएंस सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, ये दोनों ऐड होके आ जाएंगे, म्यू1 प्लस का म्यू2 और क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर। एरिया प्रॉपर्टी, म्यू माइनस का सिग्मा एक्स किसके, म्यू माइनस का सिग्मा म्यू प्लस का सिग्मा बराबर रहेगा, तो ये किसके रहेगा 0.86826। म्यू माइनस का 2 सिग्मा म्यू प्लस का 2 सिग्मा, ये किस में रहेगा 9544। म्यू माइनस 3 सिग्मा एक्स ग्रेटर देन म्यू माइनस 3 सिग्मा लेस देन म्यू प्लस 3 सिग्मा, ये किस में रहेगा 0.9973, ये रहेगा। अब इसके बाद में स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये स्टैंडर्ड वाले की बात करा तो इसमें क्या रहेगा, स्टैंडर्ड वाले में जेड बराबर एक्स माइनस का म्यू अपॉन का सिग्मा और फाई जेड बराबर क्या कह देगा, ये 1 अपॉन का √2 पाई ई की पावर माइनस का 1 अपॉन का 2 जेड स्क्वायर, जहाँ पे जेड रहेगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। ये वाला स्टैंडर्ड वाले की बात कर देता है। ये एरिया की बात करता है, एरिया के बेसिक क्वेश्चन पूछेगा नहीं, नॉलेज के लिए बता देता हूं इसको। क्वेश्चन आपके अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आएगा तो यही वाले आएंगे, जो प्रॉपर्टीज वाले हैं ये वाले क्वेश्चन आएंगे, या फॉर्मूला पूछता है। ये वाला तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए जैसे हमने इंटीग्रेशन में एरिया फाइंड आउट करते हैं उसी तरीके से ये यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, x बराबर a से x बराबर b, ये इसका कर्व है। इसी टाइप के सारे कर्व जितने भी है इसी टाइप के बनेंगे इसके, ये देखो बेली शेप में बनेंगे, सिमेट्रिक रहेंगे दोनों। बाकी टीजीटी के लिए सफिशिएंट है, ये कर्व वगैरह बनते भी नहीं है, और बनेगा कोई क्वेश्चन आया हो तो बता देना, वो सॉल्व करवा देंगे। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पहला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाइज टू। बाइनोमियल किस पे अप्लाई करते हैं, रिपीटेड पे, तो पहले का क्या आ जाएगा रिपीटेड। उसके बाद में क्या होता है, फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ प्रोबेबिलिटी पी ऑफ सक्सेस एंड क्यू ऑफ फेलियर द रिलेशन बिटवीन मीन एंड वेरियंस, मीन एन पी और वेरियंस क्या होता है एन पी क्यू। तो बताओ दोनों में से कौन सा बड़ा रहेगा, मीन बड़ा रहेगा या वेरियंस बड़ा रहेगा। पहले एक चीज ध्यान रख लो आप, p प्लस क्यू बराबर 1 ये रहेगा, ये रहता है अपने पास में। अगर जैसे मान लो मैं 0.5 इंटू 0.3 करता हूं तो मेरे पास में क्या मिलेगा 0.15, तो संख्या किसकी मिल रही है, छोटी मिल रही है। जबकि मैं एक से मल्टीप्लाई किया, जैसे मान लो 100 इंटू 5 0.5, तो मेरे पास में 50 मिल गया। लेकिन इसी को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कितना मिल रहा है मेरे पास में 15 मिल रहा है। तो कौन सा बड़ा आया मेरे पास में, एनपी बड़ा आ गया, मीन बड़ा आ गया, वेरिएंस छोटा आ गया, तो ये आ जाएगा इसमें। ये याद रखने का तरीका है इसमें कि मीन क्या होता है एनपी और वेरिएंस क्या होता है एनपी क्यू। तो वेरिएंस में तो 2 आएंगे पॉइंट वाले नंबर और मीन में एक ही रहेगा, तो बड़ा कौन सा हो गया मीन। द वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज, वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस किससे दिखाते हैं एनपीक्यू से, और स्टैंडर्ड डेविएशन किससे दिखाते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है अंडर रूट
सिग्मा अंडर वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर एन पी क्यू। द मीन ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पी ये बोल रहा है 15 सी एक्स टू की पावर 3 एक्स 1/3 15 माइनस का एक्स, पी बराबर 2/3 दे रहा है। ये इसका मीन फाइंड आउट करना मेरे को, तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करता हूँ। एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। मेरे को क्या चाहिए मीन के लिए, एन पी। एन की वैल्यू कितनी है 15, पी की वैल्यू 2/3, तो कितना हो गया 10, तो मीन कितना आ जाएगा इसका 10 आ जाएगा। द मीन एंड वेरिएशन ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 8 and 4, एन पी बराबर 8 एंड वेरिएंस एन पी क्यू बराबर 4, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, पी की वैल्यू 1/2, ये आ गई मेरे पास में। ऊपर सोल्व कर लेते हैं इसको। पी एक्स बराबर 1, पी एक्स बराबर 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, पी एक्स बराबर आर बराबर क्या लिखते हैं एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर आर। पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर ले, पी क्यू बराबर 1/2, उसके बाद में एन की वैल्यू, एन पी बराबर 8, तो पी बराबर एन बराबर क्या आ जाएगा 16, तो 16 सी आर की वैल्यू, पी एक्स बराबर 1 के लिए फाइंड आउट करवा रहा है, 16 सी 1 पी की पावर आर 2/3 1/3 की पावर, अच्छा 1/2 है ना, 1/2 की पावर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 15, तो यह आ जाएगा 16/2 की पावर, कहीं मिस्टेक कर दी है, 16 सी 1 की पावर। अब यहाँ पे 16 आ रहा है, तो इसमें से क्या करेंगे 2 की पावर 4 निकाल लेंगे, तो ऊपर वाला सब डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 2 की पावर 12, तो ये आ जाएगा। उसके बाद में आता है इफ फॉर ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n बराबर 4 दे दिया, पी एक्स बराबर 2 उसी टाइप का है जो एग्जाम्पल किया था, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। पी एक्स बराबर, तो एन सी आर, एन की वैल्यू 4 दे रखा है, एन सी आर की वैल्यू 2, और पी की पावर 2 क्यू की पावर 2, 4 माइनस का 2 बराबर 3, और उसके बाद में एक्स बराबर 3 के लिए बात कर रहा है, 4 सी 3 और पी की पावर 3 क्यू की पावर 1, ये आ गया मेरे पास में। अब अगर मैं सॉल्व करता हूं तो इधर में 4 इंटू 3 बच गया 2, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बराबर 3 इंटू फैक्टोरियल 4/1, वो फैक्टोरियल 4 क्या 4 ही आएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट, पी क्यूब Q1, अगर मैं दोनों को काटता हूं तो इधर Q बच गया और इधर P बच गया। अब मेरे पास में आ गया ये यहाँ पे स्टैंडर्ड 3Q बराबर 2P, ये आ गया। अब इसके आगे बात करनी है, तो P प्लस Q बराबर क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे मैं किसकी वैल्यू P की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा है, तो P की Q की टर्म नेग्लेक्ट कर देता हूँ, इसको काट देता हूँ, 1 माइनस का P आ जाएगा, Q बराबर यहाँ रखते हैं 3, इस वाले में रख देते हैं, कहाँ गया 3, 1 माइनस का P बराबर 2P, 3 माइनस का 3P बराबर 2P, तो यहाँ पे आ जाएगा, दोनों ऐड होंगे 5P बराबर 3, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी इसके अंदर, तो इस वजह से ये आ रहा अपना, ये यहीं हो सकती है, P क्यूब Q1 Q बचा है यहाँ पे, देखने पे 3Q बराबर यही तो आ रहा है, तो नन ऑफ द दीज हो जाएगा अपना, P बराबर 5/3/5 आ रहा ना, तो इसमें नन ऑफ दीज आ जाएगा। उसके बाद में द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 10, NP की वैल्यू कितनी दे रहा है, ये क्या दे दिया NP, N दे रहा है 30, तो इससे क्या आ जाएगा मेरे पास में, P की वैल्यू 1/3, Q की वैल्यू 2/3, क्वेश्चन सॉल्व। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ एन इवेंट x बराबर 0 पर। द वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएंस पूछ रहा है, वेरिएंस दे रहा है NPQ,
बराबर 2। तो स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है तो √2 100 होता है। उसके बाद में इन ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ द नंबर्स ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स इज n देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ n सक्सेस इज, ये वाला। उसके बाद में द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज कंप्लीटली डिटरमाइंड इफ इट इज नोन p एंड n, p और n दो दे देगा तो q की वैल्यू तो वैसी आ जाएगी। द ट्रायल्स इन ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं ना, तो ये इंडिपेंडेंट। उसके बाद में इफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सम वाली प्रॉपर्टी पूछ रहा है। तो सम वाली प्रॉपर्टी क्या है अपने पास में, n1 प्लस का n2 p तो दोनों में कॉमन है, n1 प्लस का n2 p फॉर ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पूछ रहा है, मीन से वेरिएंस से बड़ा रहेगा, बराबर रहेगा, लेस देन रहेगा और लेस देन इक्वल टू रहेगा। तो इसमें आना चाहिए ये वाला होना चाहिए, ये या इन दोनों में से, ये कंफ्यूजन है, थ्योरी में करवा रखा है ये। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन करस्पॉन्ड टू ऑल रेयर इवेंट्स पे होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी संभावना बहुत कम हो उस पे होता है। उसके बाद में इफ द पॉइजन वेरिएबल x एंड y हैव पैरामीटर्स m1 m2 देन x प्लस y m1 प्लस m2। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ए डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में n तो क्या होता है, सबसे लार्ज, बहुत बड़ा होता है, p लेस देन p टेंड्स टू 0 और np बराबर m। ये वाला p ये भी नहीं होगा, इसके अंदर होगा ये वाला n क्या होता है, इनफाइनाइट, p टेंड्स टू 0 np बराबर m। ये इसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेता है इनसे। इसी टाइप के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। ये पूछ रहा है इफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ ए पॉइजन वेरिएबल p x लेस देन 1, तो इसके लिए क्या है इसका फॉर्मूला, x बराबर 0 के लिए फाइंड आउट करना अपने को 1 माइनस का p x बराबर 0। तो देखने से पहला तो कट गया, पहला ऑप्शन तो कट गया क्योंकि 1 माइनस आएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या है, e की पावर माइनस m m की पावर m अपॉन का फैक्टोरियल r यहाँ पे। तो 1 माइनस p x बराबर 0 के लिए फाइंड आउट करना ना, e की पावर माइनस का m m की पावर 0 अपॉन का फैक्टोरियल 0। और यहाँ पे मीन कितना दे रहा है 1, तो e माइनस 1, ये 1 हो गया, 1 हो गया, तो ये किस में बन रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ किया है क्या। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेक्टेशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 1, ये तो सही है, m बराबर 1, p x लेस देन 1 x लेस देन 1 भी, ये भी ठीक है, तो ये इसमें आएगा नन ऑफ दीज। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब बन जाएगा ये, n टेंड्स टू इनफाइनाइट p टेंड्स टू 0। ये पूछ रहा है कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये बन जाएगा ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब बन जाएगा, तो n टेंड्स टू इनफाइनाइट और आइदर नाइदर p नॉर q इज स्मॉल, ये वर्ड आएगा इसमें, ये पढ़ा था थ्योरी में। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूनेस, कौन सा वर्ड आ गया, पहले चल रहा था अपना बर्नौली जो बाइनोमियल वर्ड है, दूसरा आ गया अपने पास में पॉइजन, उसके बाद में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। तो स्क्यूनेस तो कितना होता है, 0 होता है, और जो दूसरा एक कुर्तोसिस होता है वो कितना होता है, 3 होता है। मोड ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मोड कितना होता है इसका मोड होता है, ये देखना पड़ेगा, चलो ये देख के बता दूंगा, ये पीछे थ्योरी वाले में जो प्रॉपर्टीज है उसमें करवाया है मैंने। द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज रिप्रेजेंट बाय, ये भी देखना पड़ेगा, ये वाला टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज क्या होता है, 180 यूनिटी होता है। उसके बाद में म्यू माइनस का 2 सिग्मा वाला
9544, ये थ्योरी में करवा रखा है। और इसके लिए ये है म्यू माइनस सिग्मा म्यू प्लस का सिग्मा, इसके लिए 0.6826 और म्यू माइनस 3 सिग्मा म्यू प्लस 3 सिग्मा, इसके लिए 0.9973। इसके बाद में जीरो माइनस इन्फाइनाइट टू जीरो, ये किस पे होता है, जो इसका स्पेशल केस लिया था स्टैंडर्ड केस, उसके लिए 1 के लिए। उसके बाद में स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज म्यू बराबर 1 सिग्मा बराबर 1। उसके बाद में रेंडम वेरिएबल एक्स फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, देन इसमें देखो 11-25, तो 25 से देखोगे तो आपको ये वाला आ जाएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज यूनी मॉडल होता है ना, ओनली वन मोड। ये देखो वो मैंने क्वेश्चन बताया था कि ये क्वेश्चन पूछ लेगा, तो ये इसने पूछ लिया, मीन बराबर मीडियन बराबर मोड, ये वाला हो जाएगा। इसके बाद में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये देखो 25 और 30, तो मीन तो आ जाएगा 30 और वेरिएंस आ जाएगा 25। द मीन ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 60, इट्स मोड अपनी प्रॉपर्टी क्या है, मीन बराबर मीडियन बराबर मोड। कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, केवल एक प्रॉपर्टी से क्वेश्चन सोल्व हो गया। अगर प्रॉपर्टी नहीं पता है तो ये क्वेश्चन या तो एग्जाम में आप छोड़ के आओगे इसको, या इसको गलत करके आओगे, तो इसकी क्या हो जाएगी 60। इफ एक्स इज ए नॉर्मल वेरिएबल विथ म्यू बराबर 100 एंड सिग्मा स्क्वायर बराबर 25, देन सेम इज, ये वाला मैं देख के बताऊंगा और ये वाला भी मैं देख के बताऊंगा, जो बाद में कर्व वाले क्वेश्चन थे उनमें है ये। ओके, ये वाले देख लेना आप क्वेश्चन एक बार, इसका स्क्रीनशॉट लेके और ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। ज्यादातर इनमें से थ्योरी टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इनमें से अलग से क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये देखो ये लास्ट है, ये चाहे तो अनसॉल्व वाले ये वाले क्वेश्चन छोड़ देना, इतना कोई ज्यादा नहीं है। आप करना चाहो तो कर सकते हो, अच्छी तैयारी हो जाएगी, बाकी छोड़ भी सकते हो इनको, क्वेश्चन अच्छे हैं इसमें। आप चाहोगे तो पीडीएफ डाल दूंगा मैं, ये देखो इनके आंसर है, ये यहाँ पे ये सारे आंसर देख लेना और ये सॉल्व कर लेना। आज मैं इनका साथ में पीडीएफ भी अपलोड कर देता हूँ, तो आप वहां से इसको देख लेना। ओके, थैंक यू दोस्तों, तैयारी करते रहो, एग्जाम तो हो ही जाएगा।